Okay, welcome back, students. Today we will start the second chapter of class 12th, and it is the Indian demography or the demographic structure of Indian society. Demographic means related to the population or based on the population or its changes and its behavior. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सोशलॉजी में ये चैप्टर जो कि एक वर्ड इसमें आ रहा है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बन रहा है, डेमोस एंड प्लस ग्राफिन्स। डेमोस मीन्स द पीपल एंड ग्राफिन्स मीन्स द कैलकुलेशन और इवेल्युएशन। ओके, तो ये जो डेमोग्राफिक वर्ड आया है इसका ये मतलब है कि जनसंख्या से संबंधित या जननांकिकी, पॉपुलेशन से रिलेटेड टू द पॉपुलेशन और रिलेटेड टू द पीपल। जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, और आपको पता है कि इस बुक में और इस क्लास में इंडियन सोसाइटी पर आगे डिस्कशन करना है और बहुत कुछ समझना है। सोशलॉजी जब किसी सोसाइटी के डीपर कॉन्सेप्ट में जाती है, सोसाइटी के अंदर गहराई से जाकर के चीज़ों को समझने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन से, बहुत बड़ी जनसंख्या से, चाहे वो किसी राज्य की हो, पूरे देश की हो या एक क्षेत्र विशेष की हो, तो एक बड़ी संख्या में लोगों से रूबरू होना पड़ता है और उनके बीच से कुछ हमें रिजल्ट निकालने होते हैं। और यहाँ पॉसिबिलिटी या फिर एक्सपेक्टेशन सोशलॉजी से ये रखे जाते हैं, समाजशास्त्र से ये अपेक्षा की जाती है कि समाज के बारे में जो वो कॉन्सेप्ट देंगे या जो वो कोई भी सिद्धांत या किसी समस्या का समाधान कोई बता रहे हैं, तो वो मेजॉरिटी में, बहुसंख्यक में स्वीकार्य होना चाहिए। उसकी जो एक्सेप्टेंस एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने समाज से जुड़ी हुई किसी समस्या के समाधान को प्रस्तुत कर दिया, बाद में पता चला कि अरे वो तो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन को स्वीकार ही नहीं है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, और ये तभी पॉसिबल है कोई सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजी का कोई रिसर्चर या कोई स्टूडेंट जब किसी सॉल्यूशन पर पहुंचता है, किसी रिजल्ट पर पहुंचता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो मोस्ट पॉपुलेशन या लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो भी उस मत से सहमत हैं। हम लोग सोशलॉजी में अक्सर देखते हैं बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं या किसी के द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट आता है, तो मोस्टली ये लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति या ये पर्सन, ये स्कॉलर सही कह रहा है या उसने सही कहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मेजॉरिटी में उसको कसौटी पर कसा गया है और लोगों ने सही पाया है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बीच में से रिज़ल्ट निकालना है, और वो सही भी होना चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी, लाइबिलिटी, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, खरी होनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला तो यही हो जाएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी कि हम उस पॉपुलेशन के बारे में जानें। जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, शहर में, जिस राज्य में, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ की जनसंख्या के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना और जानकारी रखना, वो हम कहीं से भी प्राप्त करें, ये सबसे पहले मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि जब हमको यही नहीं पता है कि भारत की, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने एज्ड ग्रुप के हैं और कितने ओल्ड हैं, तो जब ये नहीं पता होगा तो फिर हम कंट्री के लिए अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं बच्चों के लिए कोई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करनी है, भारत सरकार को, कि बच्चों के लिए यहाँ पर ये स्कीम लागू की जाए। सरकार ने पूछ दिया, चलिए स्कीम लागू करने जा रहे हैं, आप बताइए इसके लिए कितना बजट है जो प्रोवाइड करना है,
ठीक है, मान लिया सारे बच्चों को, देश के जो 15 साल से छोटे हैं उनको डेली एक एक गिलास हमें दूध देना है। सरकार ने आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया, चलो डेली कितने गिलास दूध आ रहा। अब हमें ये नहीं पता है कि देश में बच्चों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि डेली गवर्नमेंट कितना मिल्क सप्लाई करे। तो प्रोग्राम ही यहाँ पर आप जिन्हें सजेशन दिया है वो अधूरा ही है, आपको तो पता ही नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए वुमेन के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है कंट्री में, आपको वुमेन पॉपुलेशन ही नहीं पता है, या उसमें से जो अनएजुकेटेड वुमेन है उनके लिए कोई स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि वुमेन, अनएजुकेटेड वुमेन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उनका परसेंटेज कितना है। तो सीधा सा यहाँ पर ये दिख रहा है कि जहाँ पर भी आप, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में कोई भी अगर आप रिजल्ट देने जा रहे हैं या उसको लेकर के कुछ व्याख्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उस पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन और उससे जुड़ी हुई जो भी और इंटरनल इंफॉर्मेशन हो सकती है उनकी जानकारी होनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है, मैंडेटरी है, जो कि हर एक सोशलॉजी की स्टडी करने वाले पर्सन को जानना होगा। यहाँ पर अब कोई ये सवाल नहीं उठा सकता है कि सोशलॉजी ऐसे सब्जेक्ट में ये जनसंख्या या सेंसस से जुड़ा हुआ ये जो चैप्टर है या ये मैटर्स हैं, ये यहाँ पर क्यों लाए गए। कोई कहेगा अरे ये तो इकोनॉमिक्स का मैटर होना चाहिए, सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग और उसके जितने भी रिजल्ट्स हैं उस पर डिस्कशन डिबेट करना, लिटरेसी रेट क्या है, वुमेन मेन पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ें तो भाई इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कोई बोलेगा अरे ये तो ह्यूमन जोग्राफी का पार्ट है, इसका हमारी सोशलॉजी से क्या लेना देना है। लेकिन साफ साफ आप समझ लीजिए, एक तो ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशलॉजी हो, फिलोसफी हो, कोई भी हो, साइकोलॉजी हो, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे से निकल करके आए हैं, इनका कोरिलेशन आपस में, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें से जब आप एक सब्जेक्ट को रीड कर रहे होंगे ना, तो जितने भी अदर हैं ना, वो लेस और हाई परसेंट में उसके साथ ही पैरेलल चल रहे होंगे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं किसी भी दौर का, किसी भी ईयर का, तो उस इतिहास के साथ साथ में उस समय का समाजशास्त्र, ठीक है, उसके बाद में वो दर्शन, दर्शन शास्त्र, लोगों की सोचने विचारने की क्या साइकोलॉजी थी, तो तर्कशास्त्र, वो सब साथ में चल रहे होते हैं। जहाँ पर हम बजट की बात करेंगे, उसमें इकोनॉमी की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो होते हैं वो पैरेलल चलते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन उसमें रहता है एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ पर ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि डेमोग्राफी, ये जो जननांकी या जनसंख्या से संबंधित जितनी भी जानकारी है, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ने से पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। और या अगर बुक में इस पर डिस्कशन किया जा रहा है, इस पर कुछ थोड़ा सा लाइट थ्रो की जा रही है, प्रकाश डाला जा रहा है और आपको जानकारी दी जा रही है, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी समाज के बारे में कोई राय बनाने से पहले, कोई रिजल्ट देने से पहले, कोई सजेशन देने से पहले आपको सोसाइटी के लोगों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये तो हो गया इम्पोर्टेंस कि आखिर सोशलॉजी में इस डेमोग्राफी का, सेंसस का या जनसंख्या के तमाम आंकड़ों मुकड़ों का क्या रिस्पॉन्स है और इनकी क्या ज़रूरत है, इनका क्या यूटिलाइजेशन है। तो आप समझ गए कि जब इंडियन सोसाइटी को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले इंडियन पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होना मस्ट है। अभी जब हम स्टार्टिंग करेंगे, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है इंडिया का, भारत का जो जननांकिकी स्ट्रक्चर है, इसकी जो रूपरेखा है, इसका विस्तार किस तरीके से कहाँ पर है, तो उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। आप माइंड में बना लीजिए कि पूरे जो सेंसस है, जनगणना के दौरान जितने भी रिजल्ट बनते हैं, अगर कभी आपने कोई अखबार देखा हो या कोई ऐसी मैगजीन जहाँ पर जनगणना से संबंधित आंकड़े दिए हों, तो आप ये मान लीजिए कि उसमें से मेजॉरिटी के पॉइंट ऐसे होंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। डायरेक्टली उसमें जो
काउंटिंग्स हैं या उसमें जो न्यूमेरिक रिजल्ट्स हैं वो आपको लर्न नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन एक एवरेज में जो परसेंटेज होता है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन में भाई मेल परसेंटेज कितना, फीमेल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, फिर फीमेल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है, चाइल्ड रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना इनके फिर किसी भी चीज़ का अनुमान लगा पाना या किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट डेमोग्राफी से रिलेटेड है। जब डेमोग्राफी की हम लोग बात करते हैं, जननांगी की बात करते हैं, तो उसमें पॉपुलेशन एंड all the results and calculations related to the population, just like the population change, population size, death rate, birth rate, sex ratio, infant mortality, literacy rate, migration, and the migration ratio or migration percentage, how is the migration is distributing among the countries in different states or cities, direction of migration, all these should be read clearly or these are included during the study of demography. डेमोग्राफी की स्टडी में ये सारे पॉइंट आएंगे, इन सबको इंक्लूड किया गया है। जनसंख्या से संबंधित वो सभी जानकारी जो सेंसस से निकल करके, जनगणना के दौरान निकल करके आती हैं, उन सबको हमें समझना होगा, जानना होगा। तो यहाँ से हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, और ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, तो लेजीनेस नहीं होना चाहिए माइंड में। आप पूरी तरीके से अवेकनिंग की कंडीशन में हो, ठीक है, जागे हुए हों, और कोई आलस नहीं दिखाएंगे कि भाई हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें ये डेमोग्राफी कहाँ से आ गया, सेंसस कहाँ से आया, डेथ रेट, बर्थ रेट क्यों आया। तो आप क्लियर जान लीजिए कि आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और सोसाइटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उससे कहीं बहुत पहले ही बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट, फर्स्टली यू मस्ट हैव टू knowledgeable or be familiar with the your society, community and your country's population, its size, its quality and quantity। जिस समाज के बारे में, जिस देश के बारे में आप बातचीत करने जा रहे हैं, पहले उसके साइज़ के बारे में तो आप कंफर्म हो, वहाँ की जनसंख्या किस तरीके से है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कितनी लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, कितने रिलीजियस ग्रुप हैं, उनका परसेंटेज प्रोपोर्शन कितना है, कौन मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है, कौन माइनॉरिटीज़ में है। जब यही नहीं पता होगा तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे डिस्कशन की। आप लोगों को क्या बताएंगे कम्युनिटी सोसाइटी के बारे में। तो ये क्लियर है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर इसमें और आगे डिस्कशन डिबेट करेंगे। तो यहाँ से आप माइंड को अपने प्रिपेयर कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें पूरे कंट्री के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को, जनसंख्या वितरण को समझना होगा, और इस पर मैंने पहले ही बता दिया है कि जो न्यूमेरिक रिजल्ट्स हैं उसको कम, और उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो सामाजिक उसके सिद्धांत होंगे, जो समाज से जुड़े हुए उसमें रिजल्ट होंगे, उनको बेसिकली थोड़ा ज़्यादा समझना होगा। सो जस्ट मेक योर माइंड टू read this chapter and we will come back in the next video. Thank you.